अब फंक्शन की बात करने से पहले अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम लिखते आए हैं, हर प्रोग्राम में हमारा एक फंक्शन मेन होता था और सारा का सारा कोड हम मेन के अंदर ही लिखते थे। चंद लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज़ करते आए हैं। फॉर एग्जांपल हमने सी मैथ के कुछ फंक्शंस यूज़ किए, कुछ और हेडर फाइल्स के रैंडम नंबर्स जनरेशन के वक्त हमने फंक्शंस यूज़ किए। लेकिन अपना जो फंक्शन हम जब भी बनाते थे किसी भी प्रोग्राम में, वो एक ही बनाते थे जिसका नाम मेन होता था। तो इन एवरी प्रोग्राम, इन एवरी सी प्लस प्रोग्राम, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन, और मेन की लाइनें एक एक करके चलती हैं, और जब मेन टर्मिनेट हो जाता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट्स एज वेल। तो अब तक के जितने प्रोग्राम हमने लिखे हैं उनमें एक ही फंक्शन होता था मेन के नाम से। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा बड़े और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा कोड मेन में लिखना फिजिबल भी नहीं होगा और रिकमेंडेड भी नहीं है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि बड़े प्रोग्राम में अगर बहुत बड़ी लॉजिक आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेन में अभी तक तो आप लेट्स सपोज 40 to 50 लाइन्स ऑफ कोड ही लिखते होंगे किसी एक प्रोग्राम के लिए। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम बड़े होंगे, लॉजिक कॉम्प्लेक्स होगी, तो यहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों लाइन्स ऑफ कोड आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इट इज़ नॉट लॉजिकल और इट इज़ नॉट फिजिबल कि आप सारा का सारा कोड डायरेक्टली मेन के अंदर ही लिखें। उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि अगर एक प्रोग्रामर्स की टीम ने मिलके एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर का कोड लिखना है तो तमाम मिलके एक ही फंक्शन में कैसे काम कर रहे होंगे। अगर हमें वर्क डिवाइड करना है आपस में तो वो कैसे डिवाइड करेंगे? तो वहाँ पे फंक्शंस हमारे काम आएंगे कि हम फंक्शंस के थ्रू प्रोग्राम की एक जो बड़ी लॉजिक है उसको सब डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉलर पोर्शन, और वो स्मॉलर पोर्शंस आर कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिकली दो एडवांटेजेस हैं चूज़ करने के। पहला एडवांटेज है डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर मीन्स के आप एक बड़े प्रॉब्लम को डिवाइड अ लार्जर प्रॉब्लम इनटू सेवरल स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ये भी शूट टर्म है डिवाइड एंड कनकर, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है कि हम एक बड़े प्रॉब्लम को, एक बड़े पीस ऑफ कोड को डिवाइड कर रहे होंगे इनटू सेवरल स्मॉलर पीसेस ऑफ कोड। अगेन रीजन बीइंग कि डिफरेंट स्मॉलर पीसेस ऑफ कोड में उसको इंप्लीमेंट करने से, डिवाइड करने से इट विल बी मोर मैनेजेबल, सो दैट के कोड इज मोर मैनेजेबल, आसानी से उसे लिखा जा सके और मेंटेन भी किया जा सके लेटर ऑन। तो ये पहला एडवांटेज है फंक्शन को यूज़ करने का, डिवाइड एंड करकर। सेकेंड एडवांटेज इज कोड रीयूज, कि आप कहते हैं कि एक लॉजिक आपने किसी जगह पे लिखी, फॉर एग्जांपल 3 नंबरों में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की। अब वो लॉजिक एक बड़े प्रोग्राम में आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती है, तो क्या हर बार आप मेन के अंदर वही कोड दोबारा से लिखेंगे? जो कि जाहिर है फिजिबल नहीं होगा। इवन कॉपी पेस्ट करना भी आमतौर पे लार्जेस्ट सिनेरियो में फिजिबल नहीं होता। सो आप चाहते हैं कि आप कोड एक ही बार लिखें, राइट वंस एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स, ओवर एंड ओवर अगेन, जितनी बार आपको जितनी बार उस कोड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और कोड रीयूज़ का ये जो एस्पेक्ट है ये हम पहले भी देखते आए हैं जब हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल सी मैथ की लाइब्रेरी में जब आप कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, पावर का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो कोड किसी ने एक दफ़ा लिख दिया, सी मैथ की लाइब्रेरी में आपको अवेलेबल है। अब जितने भी प्रोग्रामर्स को जब भी पावर की फंक्शनलिटी की ज़रूरत पड़ती है, ए रेस पर बी इन जनरल कभी भी करना पड़ता है, तो वो उस फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो किसी ने एक दफ़ा लिख के उसकी लाइब्रेरी का पार्ट बना दिया और आप बीइंग अ प्रोग्रामर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सिमिलरली अपने प्रोग्राम के अंदर भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपने अगर कोई लॉजिक, लेट्स सपोज अभी जो मैंने बात की कि 3 नंबरों में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की लॉजिक आपने इंप्लीमेंट एक दफ़ा कर ली है, तो इफ़ यू इंप्लीमेंट इट थ्रू अ फंक्शन, तो आप उसे एक बार फंक्शन बना के रख लेंगे और बार बार प्रोग्राम में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको बार बार लॉजिक को यूज़ करते रहेंगे। तो दीज आर 2 main advantages of using functions to decompose a larger problem, a larger program into more smaller manageable units, and each unit is called a function। तो अब हम ऐसे प्रोग्राम्स लिखना शुरू करेंगे, सीखेंगे लिखना कि जिसके अंदर अब हम मेन के अलावा दूसरे फंक्शन भी लिख रहे होंगे और उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे टू आवर एडवांटेज। तो दिस इज व्हाट योर चैप्टर 6 इज ऑल अबाउट। सेक्शन 6.1 में वो यही चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है कि प्रोग्राम इज ब्रोकन अप इनटू मैनेजेबल फंक्शंस, और वही 2 मेजर एडवांटेजेस फंक्शंस के इस्तेमाल के यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। डिवाइड एंड कनकर इज द फर्स्ट, जिसके अंदर एक लार्जर प्रॉब्लम को और लार्जर प्रोग्राम को सेवरल स्मॉलर प्रोग्राम्स में डिवाइड करके ज़्यादा मैनेजेबल बनाया जा सकता है। एंड सेकेंड एडवांटेज इज कोड रीयूज, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो इंस्टेड ऑफ अ बिग मेन फंक्शन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम
in which there is only one function, it has lots and lots of statements, it is more desirable to write a program in which there is a main function. main तो होगा, उसके अलावा there are several functions. इस वजह से यहाँ पे फंक्शन 2 बनाया है, तो थोड़ी सी लॉजिक फंक्शन 2 में चली गई है, थोड़ी सी फंक्शन 3 में चली गई है, फंक्शन 4 में चली गई है, और वो आपने यहाँ पे मेन में यूज़ कर ली है। तो हम सिंटैक्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ उसका मेजर एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस आर डिवाइड एंड कंकर एंड कोड रीयूज। किताब में भी ये जो जितनी डिस्क्रिप्शन है 6.1 के अंदर, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे कॉल करेंगे। मेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो तो हमें मालूम है कि यहाँ पे मेन में सबसे पहले आप इसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं इंट, फिर फंक्शन का नाम मेन, फिर इसकी पैरामीटर लिस्ट जो कि एम्प्टी है, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी आती है। और बॉडी के एंड पे आप रिटर्न 0 की स्टेटमेंट, सिंस मेन इज सपोज्ड टू रिटर्न एन इंट, और रिटर्न 0 की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अपना फंक्शन हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज एक फंक्शन लिखना चाह रहे हैं माई फंक्शन के नाम से। तो माई फंक्शन के नाम से फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे माई फंक्शन। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हो, शुरू में हम जो फंक्शन लिख रहे होंगे वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होंगे, तो इसके साथ हम वॉइड का कीवर्ड लिखेंगे। तो वॉइड इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन के केस में इंट था तो मेन वाज रिटर्निंग एन इंटीजर, लेकिन ये फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसके लिए स्पेशल कीवर्ड वॉइड यूज़ किया जाता है। तो वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। माई फंक्शन इसका नाम है और उसकी पैरामीटर लिस्ट भी लेट्स सपोज एम्प्टी। तो ये बन गया हमारा फंक्शन हेडर। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आएगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये तमाम फंक्शन की बॉडी है, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एक एक करके एग्जीक्यूट होंगी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर लेट्स सपोज मैं सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूं इनसाइड माई फंक्शन। मेन में एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं स्टार्ट ऑफ मेन। ठीक है जी, लेट्स सपोज मेन में हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं। तो ये हमने ऊपर एक और फंक्शन अब डिफाइन कर दिया मेन से ऊपर, जिसकी ये फंक्शन हेडर वाली स्टेटमेंट है। उसके बाद बॉडी है, फंक्शन हेडर में 3 पार्ट्स हैं। उसकी रिटर्न टाइप जो कि हमारे केस में वॉइड है, उसका नाम कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपने फंक्शन को। अगेन इसके ऊपर भी वही तमाम रूल्स एप्लीकेबल हैं जो कि वेरिएबल नेम पे हमने देखे थे, यानी कि इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, कैपिटल या स्मॉल, अंडरस्कोर आ सकता है, और डिजिट्स आ सकते हैं, और इट मस्ट स्टार्ट विद नॉन डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। और इसके नेमिंग कन्वेंशन में भी आपने देखा होगा कि मैंने कैमल केस नोटेशन यूज़ की है, तो आप भी इसी तरह से अपने फंक्शन को नेम देंगे। मीनिंगफुल नेम इस्तेमाल करने चाहिए, जिस तरह वेरिएबल्स के लिए हमने बात की थी कि मीनिंगफुल नेम होने चाहिए, तो फंक्शंस को भी मीनिंगफुल नेम दें जो कि उनके पर्पस, उनके यूजेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसको तीसरी चीज़ फंक्शन हेडर में उसकी पैरामीटर लिस्ट है जो कि फिलहाल एम्प्टी है। लेटर ऑन हम बात करेंगे कि पैरामीटर वाले फंक्शन आप कैसे लिख सकते हैं। फिर फंक्शन की बॉडी है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, ये मेन है, इसके अंदर स्टार्ट ऑफ मेन डिस्प्ले कर रहे हैं। इसको चलाते हैं। अब क्या आउटपुट आई, आप देख सकते हैं कि आउटपुट आई सिर्फ स्टार्ट ऑफ मेन। तो जब भी कोई C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो वो मेन से ही एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो उसने नहीं देखना कि माई फंक्शन में कुछ बना हुआ है, उसने मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। मेन में एक लाइन लिखी हुई है स्टार्ट ऑफ मेन, वो एग्जीक्यूट होगी, उसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी, उसकी आउटपुट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। और उसके बाद मेन के अंदर कुछ और नहीं है, रिटर्न 0 कर रहे हैं, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो चूंकि इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया, इसलिए ये स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती दिखाई नहीं देगी। सो लेट्स सपोज इस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं। कॉल कैसे करेंगे? कॉल करते वक्त आप लिखेंगे यहाँ फंक्शन का नाम जो कि है माई फंक्शन, और उसके बाद उसकी पैरामीटर लिस्ट जो कि एम्प्टी है, एंड सेमीकोलन। तो दिस इज हाउ यू मेक अ फंक्शन कॉल। ये फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन कॉल। और ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन। ये डेफिनेशन है मेन फंक्शन की, और फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर है और फंक्शन की बॉडी, और ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक स्टेटमेंट जैसे कि मैं माई फंक्शन से पहले डिस्प्ले कर रहा हूँ, और इसके बाद भी एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ बैक इन मेन फंक्शन। एक दफ़ा फंक्शन कॉल करने से पहले एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया, फंक्शन कॉल करने के बाद एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आउटपुट आएगी स्टार्ट ऑफ मेन। सबसे पहले मेन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट ऑफ मेन पहली लाइन चलेगी, स्टार्ट ऑफ मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर माई फंक्शन कॉल होगा। अब माई फंक्शन कॉल हो गया,
अब मेन की एग्जीक्यूशन रुक गई है थोड़ी देर के लिए। जब तक आप मेन ने माई फंक्शन को कॉल किए तो जब तक माई फंक्शन अपना काम करके वापस नहीं आएगा मेन यहीं पे रुका रहेगा, वेट कर रहा हो। जिस तरह आपने पावर का फंक्शन अपने कोड में यूज़ किया था, तो जब तक पावर का फंक्शन अपना काम कर रहा है आपका कोड वेट कर रहा होता है। वो टाइम बेशक बहुत छोटा होता है, चंद मिली सेकंड या चंद नैनो सेकंड होती हैं, लेकिन पैरेलल में नहीं एग्जीक्यूट हो सकते फंक्शन। एक फंक्शन चल रहा है, उसने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया है, तो वो दूसरा फंक्शन चलने लग पड़ेगा जब तक वो कंप्लीट होके वापस नहीं आ जाता, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वापस नहीं आ जाता। ये वाला फंक्शन, इन दिस केस मेन फंक्शन, विल रिमेन इन अ वेटिंग स्टेट, अ पॉज्ड स्टेट। सो तो मैंने माई फंक्शन को कॉल किया, माई फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट थी, इनसाइड माई फंक्शन वो डिस्प्ले हुई, उसके बाद माई फंक्शन टर्मिनेट कर गया, माई फंक्शन टर्मिनेट किया तो कंट्रोल वापस आ गया मेन में। अब मेन में उसी जगह से वो दोबारा से चलना शुरू होगा जहाँ से उसने माई फंक्शन को कॉल किया था। सो माई फंक्शन के फौरन बाद ये फंक्शन कॉल कंप्लीट होगी, तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी मेन की, और वो डिस्प्ले करेगा बैक इन मेन फंक्शन। तो दिस इज आउटपुट फॉर दिस गिवन प्रोग्राम, जिसके हमने सिंपल एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया, उसको एक बार कॉल कर दें। अब इस फंक्शन को मल्टीपल दफा भी कॉल कर सकते हैं। तीन दफा लेट्स सपोज कॉल कर लेते हैं। अब क्या आउटपुट आएगी, आप देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ मेन सबसे पहले डिस्प्ले हुआ मेन फंक्शन से, इनसाइड मेन फंक्शन तीन दफा डिस्प्ले हुआ, और फाइनली बैक इन मेन फंक्शन एक बार डिस्प्ले हुआ। चूंकि ये फंक्शन माई फंक्शन तीन दफा कॉल हो रहा है, इसलिए इसकी आउटपुट मुझे तीन दफा स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। तो तीन दफा मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। आई माइट पुट इट इनसाइड अ लूप एज वेल। आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को लूप के अंदर 5 दफ़ा कॉल कर देता हूँ। अब आउटपुट क्या होगी, अब जाहिर है इस फंक्शन की आउटपुट इनसाइड माई फंक्शन वाली स्टेटमेंट 5 दफ़ा आउटपुट होती दिखाई देगी। तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार माई फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन कॉल्स कैन बी पुट इनसाइड लूप्स एज वेल, इट कैन बी दीज कैन बी पुट इनसाइड इफ एल्स एज वेल। क्या इस तरह का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। दो फंक्शन लेट्स सपोज आपने बनाए हैं, तो आपने यूज़र से कोई नंबर लिया है और उसको चेक किया है। लेट्स सपोज यूज़र से आपने एक नंबर लिया, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कॉल फंक्शन 1, एल्स कॉल फंक्शन 2। तो इस तरह आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप उसे इफ एल्स के अंदर भी लगा सकते हैं, उसको लूप के अंदर भी लगा सकते हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0 था या 0 से बड़ा था तो फंक्शन 1 को कॉल करो, अदरवाइज फंक्शन 2 को कॉल करो। तो अब ये चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फंक्शन 1 चलेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो फंक्शन नंबर 2 फंक्शन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फंक्शन की कि लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है फर्स्ट के नाम से, फर्स्ट फंक्शन कहने से, इनसाइड फर्स्ट फंक्शन, और एक फंक्शन बनाया है सेकंड फंक्शन के नाम से, मैं कहता हूँ इनसाइड सेकंड फंक्शन। और सेकंड फंक्शन में तो कमेंट आउट कर लेते हैं पहले, और सेकंड फंक्शन में मैं कॉल कर देता हूं फर्स्ट फंक्शन को, और वापस आके मैं एंड ऑफ सेकंड फंक्शन देखो मैसेज डिस्प्ले कर देता हूं, और मेन में मैं कॉल करता हूं सेकंड फंक्शन। अब आउटपुट क्या होगी, सबसे पहले लेट्स सपोज कि ये वाली लाइन भी है स्टार्ट ऑफ मेन, और बैक इन मेन फंक्शन वाली स्टेटमेंट भी उठा के ऊपर ले चलते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरा मेन फंक्शन है, स्टार्ट ऑफ मेन डिस्प्ले होता है, फिर सेकंड फंक्शन कॉल होता है, सेकंड फंक्शन के अंदर भी स्टेटमेंट डिस्प्ले होती है, फिर फर्स्ट फंक्शन को भी कॉल करता है और वापस आके भी एक और मैसेज डिस्प्ले करता है। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, सबसे पहले जाहिर है मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो स्टार्ट ऑफ मेन डिस्प्ले होगा, फिर सेकंड फंक्शन कॉल हुआ, सेकंड फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ उसने आते साथ ही इनसाइड सेकंड फंक्शन वाला दूसरी लाइन डिस्प्ले की, फिर उसने सेकंड फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया,
तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जब फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, अब मेन भी वेट कर रहा है, मेन वेट कर रहा है सेकंड फंक्शन के टर्मिनेट होने का, सेकंड फंक्शन कॉल हुआ है और उसने चूंकि फर्स्ट को कॉल किया तो ये वेट कर रहा है फर्स्ट भी टर्मिनेट होने का। इस टाइम अगर चेंज देखें आप फंक्शन कॉलिंग की, तो मेन सबसे पहला फंक्शन था वो वेट कर रहा है, सेकंड फंक्शन उसके बाद कॉल हुआ था, मेन से कॉल हुआ था, वो भी वेट कर रहा है और उस वक्त फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन में ये वाली स्टेटमेंट, थर्ड वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी इनसाइड फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद टर्मिनेट कर जाएगा, कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा। तो जिस फंक्शन ने जिसको कॉल किया होगा जब वो टर्मिनेट होगा तो कंट्रोल उसी जगह पे रिटर्न होगा जहाँ पे उसे कॉल किया गया था। तो फर्स्ट फंक्शन जब टर्मिनेट हुआ तो सेकंड फंक्शन में आप यहाँ पे वापस आ गए, इस लाइन पे वापस आ गए। उसके बाद आपने लास्ट लाइन जो सेकंड फंक्शन की थर्ड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई, उसने डिस्प्ले किया एट द एंड ऑफ सेकंड फंक्शन। उसके बाद सेकंड फंक्शन भी टर्मिनेट कर गया तो कंट्रोल रिटर्न बैक टू द मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन में जब ये लाइन कंप्लीट हुई है, फंक्शन कॉल कंप्लीट होकर वापस आई है, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट उसने फाइनली डिस्प्ले की बैक इन मेन फंक्शन। तो इन दिस वे आप मल्टीपल लेवल्स पे भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं कि मेन से आपने किसी फंक्शन 1 को कॉल किया है, फंक्शन 1 ने फंक्शन 2 को कॉल किया है, फंक्शन 2 ने 3 को कॉल किया है, उसी ऑर्डर में फिर वो रिटर्न होंगे। 3 टर्मिनेट होगा, फंक्शन 3 टर्मिनेट होगा तो फंक्शन 2 को कंट्रोल जाएगा, फंक्शन 2 टर्मिनेट होगा तो फंक्शन 1 को जाएगा और फंक्शन 1 टर्मिनेट होगा तो फाइनली मेन में वापस आएगा। तो इट्स वेरी लॉजिकल फ्लो। किताब में अगर देखें उसमें वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे और कॉल कैसे करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन में देर आर सेवरल थिंग्स। पहले फंक्शन का ये हेडर है, पहली लाइन फंक्शन का हेडर कहलाती है, उसमें रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है, उसकी पैरामीटर लिस्ट है और उसके बाद फंक्शन की बॉडी है जो कि कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान लिखी जाएगी। और वही द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड द फंक्शन हेडर। ये जो लाइन है इंट मेन और ये ब्रैकेट्स वाली, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन हेडर। वॉइड फंक्शन उसने लिखा है, हमने भी लिखा है, उसी तरह से सिंटेक्स है। फंक्शन कॉल किस तरह किया जाएगा उसकी एग्जांपल दिखाई है प्रोग्राम 6.1 में। उसके बाद उन दो चीज़ों में डिफरेंशिएट किया है बिटवीन फंक्शन हेडर एंड अ फंक्शन कॉल। तो जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड फंक्शन डिफाइन किया, तो दिस इज द हेडर ऑफ द फंक्शन, और जहाँ पे मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड द फंक्शन कॉल। उसको हमने डिस्कस किया ऊपर कि लूप में भी लिख सकते हैं, फंक्शन को लूप में भी कॉल किया जा सकता है, इफ एल्स के स्ट्रक्चर में भी कॉल किया जा सकता है, किसी भी जगह से उसे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक प्रोग्राम उसने दिखाया डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन अब लूप के अंदर कॉल कर रहा है। मेन में एक मैसेज डिस्प्ले किया, उसके बाद लूप में 5 दफ़ा डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन कॉल किया और फिर बैक इन मेन आके एक और मैसेज डिस्प्ले किया। उसके आउटपुट भी लिखी है दिस शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाउ। उसके बाद 2 फंक्शन बनाए हैं फर्स्ट और सेकंड के नाम से। फर्स्ट को पहले कॉल कर रहा है, सेकंड को कॉल कर रहा है, उसकी आउटपुट उसके मुताबिक नजर आ रही है। गेट अनदर एग्जांपल, यहाँ पे उसमें 2 फंक्शन बनाए हैं, एक डीप के नाम से एक डीपर के नाम से। मेन से कॉल करता है डीप को और डीप अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान फंक्शन डीपर को कॉल करता है। जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की यहाँ पे कि मेन में हम सेकंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है एंड सो ऑन। उसी तरह की एग्जांपल यहाँ पे भी उसने दिखाई है। उसी फंक्शन कॉलिंग और रिटर्निंग एरोस के थ्रू उसने ऑर्डर बताया कि किस ऑर्डर में कॉल हो रही है। यहाँ से मेन से वो डीप में गया, डीप से फंक्शन डीपर में गया है, फिर रिटर्न करके वापस डीप में आया है और फाइनली डीप जब टर्मिनेट हुआ है तो वापस मेन में आया और मेन ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की है। ये जितनी चेकपॉइंट एक्सरसाइज हैं दीज विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट्स जो उसने ऊपर बताए हैं, तो इनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा चेकपॉइंट एक्सरसाइज 6.1 से 6.4 तक। अच्छा, अनदर वेरिएशन दैट यू कैन डू इज अभी तक हम ये कर रहे हैं कि मेन से पहले तमाम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो भी यूज़ किए हैं हम मेन से पहले डिफाइन कर रहे हैं। तो जब भी आप फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो एक तरीका तो आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं कि तमाम फंक्शंस की डेफिनेशन मेन से पहले आ जाए और आप उनको उस तरह से कॉल कर लें। इसको भी फिलहाल कमेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज के माई फंक्शन की बात करते हैं। कमेंट अब माई फंक्शन मैंने मेन से पहले डिफाइन किया और उसको मेन के अंदर कॉल किया, तो देयर इज नो इशू, वो कॉल हो रहा है, उसके मुताबिक उसे आउटपुट नजर आ रही है। नाउ अगर आपके फंक्शन आपके प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो अगर आप ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो तमाम फंक्शन की डेफिनेशन जो भी आपका फाइल प्रोग्राम पढ़ेगा तमाम फंक्शन की डेफिनेशन शुरू में आना शुरू हो जाएंगी और मेन बहुत एंड में चला जाएगा। एक प्रोग्राम जिसमें हज़ारों लाइन्स ऑफ कोड हैं, 4-5 हज़ार लाइन्स ऑफ कोड हैं, उसमें आपको मेन सबसे एंड में जाके देखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट डिजायरेबल इन मैनी सर्कमस्टांसेस। यू वांट के मेन फंक्शन इज योर फर्स्ट फंक्शन ऑफ योर प्रोग्राम। मेन आपके प्रोग्राम का पहला फंक्शन हो ताकि जिसने भी देखना है आपके प्रोग्राम को सबसे पहले मेन को देखे, क्योंकि यहीं से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है और फिर जैसे जैसे कोई और फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे जाते जाएंगे। तो वी वांट कि मेन शुड बी द फर्स्ट फंक्शन इन योर प्रोग्राम। देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे, मेन को मैंने ऊपर कॉपी करके पेस्ट कर दिए, अब माई फंक्शन की डेफिनेशन नीचे है, मेन के बाद है। अब अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एरर देगा, और एरर क्या होगी इस केस में? एरर होगी
कि आपने यहाँ पे मेन में किसी माई फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की है जो कि अभी तक कंपाइलर को नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक मेन को उसमें कंपाइलर ने लाइन पे लाइन पढ़ना शुरू किया और अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक माई फंक्शन नामी कोई फंक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो इस पर एरर दे देगा कि माई फंक्शन नाम का कोई फंक्शन आपने डिफाइन नहीं किया। ऑल्दो यू वुड से कि लेटर ऑन इन द प्रोग्राम मैंने डिफाइन किया है, लेकिन वो ऑर्डर में पड़ता है, चूंकि अब तक डिफाइन नहीं किया, इस लाइन से पहले डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो उस पर एरर देगा। दिस इज सिमिलर कि आप यहाँ पे कोई वेरिएबल नम डिफाइन करते हैं और नम को उससे पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एरर देगा कंपाइल, वो कहेगा कि जी नाम इज अनडिफाइंड, ऑल्दो वो बाद में डिफाइंड है लेकिन इससे पहले डिफाइन होना चाहिए। तो सेम इज द प्रॉब्लम हियर कि आप एक फंक्शन माई फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और उसको डिफाइन आपने अभी तक नहीं किया, वैसे बाद में किया हुआ है लेकिन अभी तक न्यू को डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे एरर दे देगा दिस कोड विल नॉट वर्क। इसका वे अराउंड क्या है? एक वे अराउंड तो वही है कि आप इस फंक्शन की डेफिनेशन को उठा के इधर ले जाएं जो हमें लिखते हैं, लेकिन इसी प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि मेन हमारा पहला फंक्शन हो और बाकी सारे फंक्शन उसके बाद आए। तो एक वे अराउंड इसका ये है जो कि टिपिकली यूज भी किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स दैट यू विल राइट मेन आपका पहला फंक्शन होगा, लेकिन अगर आप दूसरे फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे आप सिर्फ उनकी फंक्शन प्रोटोटाइप दे देंगे, डेफिनेशन नहीं। ये डेफिनेशन है माई फंक्शन की, तो डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रोटोटाइप लिख देंगे। अब प्रोटोटाइप में क्या आएगा उसको देखते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप में आप उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसकी पैरामीटर लिस्ट जो कि हमारे केस में एम्प्टी है तो सिंपल पेयर ऑफ पेरेंथेसिस डाल देंगे और सेमीकोलन, बस। दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर माई फंक्शन। बेसिकली इस लाइन के थ्रू, इस प्रोटोटाइप के थ्रू मैं कंपाइलर को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का एक फंक्शन माई फंक्शन है जो कि कोई पैरामीटर नहीं है, जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है, मैं आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल करूँगा, मुझे इस्तेमाल करने दो। इसकी डेफिनेशन आपको बाद में मिल जाएगी और बाद में वो डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो एक लाइन की फंक्शन प्रोटोटाइप लिख के आप उसको मेन से पहले लिख दें, उसके बाद मेन में पूरा कोड लिखें जिसमें आप माई फंक्शन को भी यूज़ कर रहे होंगे ऑब्वियसली, उसके बाद डेफिनेशन माई फंक्शन की बाद में लिख दें प्रोग्राम के अंदर मेन के बाद। तो अब इस पर कंपाइलर को कोई इतराज़ नहीं होगा और आपका कोड वो चला देगा। तो दो ऑप्शन है वंस अगेन कि पूरा फंक्शन ही पहले डिफाइन करें जैसा कि हम पहले कर रहे थे, या दूसरी और बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसको प्रोटोटाइप पहले दे दें, उसकी डेफिनेशन ना दें, सिर्फ प्रोटोटाइप दे दें, उसको मेन में फिर इस्तेमाल करें और बाद में तमाम फंक्शन की डेफिनेशन दे दें। तो अब से ऑनवर्ड आप जितने भी प्रोग्राम्स लिखेंगे आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे प्रोग्राम में शुरू में मेन से पहले फंक्शन की सिर्फ प्रोटोटाइप्स आ रही होंगी, जितने भी फंक्शन 5, 7, 10 जितने भी हैं उन सबकी प्रोटोटाइप्स यहाँ पे आ रही होंगी, और उसके बाद मेन की इंप्लीमेंटेशन आएगी, मेन की डेफिनेशन आएगी, उसके बाद उन तमाम 5, 7, 10 फंक्शन की डेफिनेशन एक एक करके इसके बाद आ जाएंगी। तो प्रोटोटाइप बेसिकली हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि कंपाइलर को डेफिनेशन फंक्शन की पहले चाहिए, तो आप कहते हैं डेफिनेशन नहीं, प्रोटोटाइप में पहले दे रहा हूँ, मुझे इस्तेमाल करने दो और बाद में डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे प्रोटोटाइप दे देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में डेफिनेशन नहीं देते, तो कंपाइलर वंस अगेन एरर दे देगा कि आपने वादा किया था, यू प्रॉमिस्ड कि इस तरह का एक फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे, लेकिन आपने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए मैं एग्जीक्यूट करने के काबिल नहीं हूँ आपके प्रोग्राम को। सो प्रोटोटाइप अगर दे रहे हैं तो एट द एंड उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारी डेफिनेशन आपने देनी है उस फंक्शन की। सो यही कॉन्सेप्ट वो यहाँ सेक्शन 6.3 के अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है कि फंक्शन प्रोटोटाइप एलिमिनेट्स द नीड टू प्लेस अ फंक्शन डेफिनेशन बिफोर ऑल कॉल्स टू द फंक्शन। यानी कि आमतौर पे क्या करना है कि आपने फंक्शन डेफिनेशन पहले लिखनी है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपको फंक्शन प्रोटोटाइप एटलीस्ट पहले जरूर लिखनी पड़ेगी अपने फंक्शन की। इस एग्जांपल में भी इसी चीज़ को इलस्ट्रेट कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन हैं जिनकी डेफिनेशन मेन के बाद आ रही है, तो लेकिन उनकी प्रोटोटाइप उसमें पहले दे दी, एक एक लाइन की प्रोटोटाइप है फंक्शन की। तो प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन हेडर में भी अब डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ये फंक्शन हेडर है और ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? फंक्शन प्रोटोटाइप के एंड पे एक सेमीकोलन भी आ रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट स्टेटमेंट है इसलिए इसके एंड पे सेमीकोलन आ रहा है। जबकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, चूंकि नीचे फंक्शन की डेफिनेशन भी आनी है, फंक्शन की बॉडी भी आनी है, तो हेडर के एंड पे सेमीकोलन नहीं है। तो यू कैन से कि फंक्शन प्रोटोटाइप इज जस्ट लाइक द फंक्शन हेडर एक्सेप्ट कि उसके एंड पे एक सेमीकोलन भी आ रहा है। अच्छा जी, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स देखी फंक्शंस की, सबके अंदर पैरामीटर्स नहीं थे। पावर का फंक्शन अगर आपको याद हो, पावर का फंक्शन हम इस्तेमाल करते रहे हैं, वो 2 पैरामीटर लेता था। इनके आपने अगर 2.0 रेज़ टू पावर 3.0 करना है तो आप इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। तो 2⁻³ का रिजल्ट को आपको ला के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा इस केस में, विच इज 8, 2⁻³ इज 8। तो पावर का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर्स यहाँ पे ले रहा है। पहला पैरामीटर बेस
और दूसरा पैरामीटर एक्सपोनेंट। तो बेस रेज पर एक्सपोनेंट करके जिसका रिजल्ट है वो रिटर्न कर देता है। तो इट टेक्स टू डबल वैल्यूज एज पैरामीटर्स। द फर्स्ट पैरामीटर इज द बेस, द सेकंड पैरामीटर इज द एक्सपोनेंट, और रिटर्न भी करता है वो एक डबल वैल्यू जिसको आप COUT स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं या डबल टाइप के किसी वेरिएबल में। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया है, उसमें आप सेव भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो ये फंक्शन कुछ पैरामीटर भी ले रहा है और कुछ रिटर्न भी कर रहा है। तो हम भी ऐसे फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम भी कुछ पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हों और उसके मुताबिक उन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ काम कर रहे हैं। सो द सिंपल फंक्शन वुड बी कि मैं एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ void, उसकी रिटर्न टाइप है, रिटर्न वो कुछ नहीं कर रहा, सम, एंड इट टेक्स टू इंटीजर्स जिसका ये सम करेगा। तो उस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट a, इंट b, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन, उसकी बॉडी। तो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सम। तो यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर लिस्ट है, एक पैरामीटर है तो कॉमा नहीं आएगा, इस तरह से लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो इस तरह से कॉमा सेपरेटेड लिस्ट देखेंगे। और हर बार डेटा टाइप अलग से लिखनी पड़ेगी। बेशक इस दोनों की टाइप सेंट है, लेकिन दिस वॉन्ट वर्क, दिस थिंग वॉन्ट वर्क। तो आपको अलग से डेटा टाइप हर पैरामीटर की यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो देयर आर टू पैरामीटर्स टू दिस फंक्शन सम। पहला पैरामीटर a है जिसकी टाइप इंटीजर है, दूसरा पैरामीटर b है जिसकी टाइप इंटीजर है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन a और b का सम करे और डिस्प्ले करे स्क्रीन के ऊपर। तो सम इज a प्लस b। मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और वेरिएबल कैलकुलेट बना के इसमें इनका सम कैलकुलेट करूँ और उसको डिस्प्ले कर दूँ। ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज इस तरह से मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूँ दो नंबर्स का जो कि यहाँ पे भेजे गए। अब इस फंक्शन सम को जो कि मैंने डिफाइन किया है, जो कि ये दो पैरामीटर ले रहा है, इसको कॉल कैसे करें? सपोज कि मेन में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं n1 और n। मैं उसको कॉल करूंगा और वो सम कैलकुलेट करके उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो सम के फंक्शन को कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे? सम जो कि फंक्शन का नाम है, n1 जो कि मैं पहला पैरामीटर देना चाह रहा हूँ और n2 जो कि मैं दूसरा पैरामीटर देना चाह रहा हूँ। सो n1 और n2 का सम करो और उसका सम करके स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले कर दो। इसको चला के देखते हैं। तो आउटपुट आई सम इज 12 और इन दोनों नंबर का सम 5 और 7 का जाहिर है 12 होता है, तो उसने करेक्टली उसका सम कैलकुलेट करती है। लेट अस चेंज द नंबर्स। लेट्स सपोज के दूसरा नंबर है, लेट्स सपोज 26। तो आपकी बारी सम आ जाएगा 5 और 26 का 31। तो दिस इज अ सिंपल फंक्शन। पहला फंक्शन है जो हम लिख रहे हैं इस कोर्स में, जो कि पैरामीटर ले रहा है। पहले जो हमने जितने फंक्शन लिखे हैं वो पैरामीटर नहीं ले रहे थे, माई फंक्शन लिखा था या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन देखे थे एग्जांपल के तौर पे। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन विच इज टेकिंग पैरामीटर्स, टू पैरामीटर्स ऑफ इंटीजर टाइप, और उसका सम करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि जब हम किसी भी फंक्शन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स ऑफ दैट फंक्शन। इन अदर वर्ड्स, ये जो वेरिएबल n1 और n2 हैं, ये इस फंक्शन के अंदर तक महदूद है। इसका स्कोप, इन दोनों वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन के अंदर महदूद है। इस लाइन से ऑनवर्ड्स वो बाकी के मेन फंक्शन में यूज किए जा सकते हैं। ये n1 और n2 इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे जो फंक्शन सम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया s, या यहाँ पे पैरामीटर में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। दीज आर लोकल वेरिएबल्स ऑफ दिस फंक्शन सम। ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ बैठ के मेन में बैठ के मैं a, b और s को एक्सेस नहीं कर सकता, और वैसे वर्सा सम के फंक्शन में बैठ के मैं n1 और n2 को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसी मकसद के लिए पैरामीटर्स यूज किए जाएंगे। इनके अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टली यहाँ बैठ के सम में s वेरिएबल में n1 और n2 का सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगा जी n1 यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि n1 तो मेन के अंदर डिफाइंड है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ इस फंक्शन से पहले या इस फंक्शन के बाद a और b की वैल्यूज को, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा कि a इज अनडिफाइंड हियर, क्योंकि a तो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल्स का स्कोप उसी फंक्शन तक महदूद होता है। हम यहाँ पे ये चाह रहे थे कि इस फंक्शन मेन में डिक्लेयर किए गए दो वेरिएबल्स को ये वाला फंक्शन एक्सेस करे और उनका सम कैलकुलेट करे। तो उसके लिए हमें पैरामीटर्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे n1 और n2 के अंदर मैं भेज रहा हूँ, n1 और n2 दो वेरिएबल्स हैं मेन के,
सो n1 और n2 जो कि मेन के दो वेरिएबल्स हैं, मेन के दो लोकल वेरिएबल्स हैं, उनको मैं भेजना चाह रहा हूँ इस फंक्शन में उनका सम कैलकुलेट करवाने के लिए। डायरेक्टली तो ये फंक्शन सम का फंक्शन उनको वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स के तौर पे इस फंक्शन में पास करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जब मैं सम को कॉल करते वक्त, दिस इज अ फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल के अंदर जब मैं n1 और n2 भेज रहा हूँ यहाँ पे, तो दीज n1 एंड n2 आर कॉल्ड पैरामीटर्स है। फंक्शन के अंदर जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो देयर आर टू पैरामीटर्स जिसको मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ n1 और n2, और यहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ सम फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज़ को, n1 और n2 की वैल्यूज़ को a और b दो वेरिएबल्स के अंदर। सो n1 की वैल्यू चली जाएगी जो कि पहला यहाँ पे पैरामीटर है, तो यहाँ पे a के अंदर चली जाएगी, तो n1 से वैल्यू a में चली जाएगी और n2 से वैल्यू b में चली जाएगी। तो पहला वेरिएबल यहाँ पे पहले वेरिएबल a में चला जाएगा, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे दूसरे वेरिएबल b में चला जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का भी डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। फंक्शन कॉल करते वक्त जो n1 और n2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे फंक्शन के कॉल में इस्तेमाल हो रहे हैं, दे आर मोर फॉर्मली कॉल्ड आर्गुमेंट्स। फंक्शन कॉल करते वक्त जिन वेरिएबल के अंदर वैल्यू है इस वक्त मौजूद फंक्शन के कॉल होते वक्त, दे आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। और फंक्शन जब कॉल हुआ है वहाँ पे जिन वेरिएबल्स में ये वैल्यू रिसीव की जा रही है, नेमली a एंड b, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। अब कुछ जगहों पे ये डिफरेंस, कुछ किताबें ये डिफरेंस नहीं करती, क्योंकि इसको भी पैरामीटर कह रही होंगी, इनको भी पैरामीटर्स कह रही होंगी, लेकिन आपकी किताब ये डिफरेंशिएट करती है दोनों में कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो जो वेरिएबल भेजे जा रही हैं दे आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स, और जिन वेरिएबल्स में उनकी वैल्यू रिसीव की जा रही है इन द कॉल्ड फंक्शन, दे आर कॉल्ड, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स भी इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स की तरह ही हैं, यानी कि इस फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल s है, तो s भी एक लोकल वेरिएबल है और a और b भी लोकल वेरिएबल्स हैं। इन अदर वर्ड्स इनको आप इस फंक्शन से बाहर, s को, a को या b को इस फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसी फंक्शन के अंदर ही उनको एक्सेस किया जा सकता है, उनका स्कोप इसी फंक्शन तक महदूद है। और इधर दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखें तो सम के ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं a, b और s, ये बनते भी इसी फंक्शन के साथ हैं। जब फंक्शन कॉल होगा तब ये बनेंगे, और जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगली बार अगर ये फंक्शन दोबारा कॉल होता है तो ये वेरिएबल्स a, b और s दोबारा से बनेंगे, और जब फंक्शन खत्म होगा तो डिस्ट्रॉय होंगे। तो लोकल वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन आर allocated in memory when that function is called, and they are deallocated from the memory, removed from the memory as soon as that function terminates। मेन के साथ भी ऐसे ही है कि मेन जब कॉल हुआ था तभी ये फंक्शन बने, और जब मेन टर्मिनेट होगा तो ऑब्वियसली ये फंक्शन, ये वेरिएबल्स टर्मिनेट हो जाएंगे, ये वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो यहाँ पे फंक्शन कॉल को हम समझ रहे हैं कि फंक्शन कॉल के अंदर n1 और n2 आर्गुमेंट्स भेजे जा रहे हैं जो कि रिसीव किए जा रहे हैं इनटू द पैरामीटर a। सो आर्गुमेंट n1 इज रिसीव्ड इनटू द पैरामीटर a एंड द आर्गुमेंट n2 इज रिसीव्ड इनटू द पैरामीटर b। उसके बाद फंक्शन चलता है, a और b का सम भेजा जाता है s के अंदर और s को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। अब जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ये लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, a भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, b भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और साथ ही s भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेन में आप वापस आ जाएंगे। लेकिन मेन में आके n1 और n2 के अंदर स्टिल आपको वही वैल्यूज मिलेंगी जो कि पहले थी, उनमें कोई चेंज नहीं है, बिकॉज दीज वेरिएबल्स n1 एंड n2 आर डिफरेंट फ्रॉम a एंड b। जब फंक्शन कॉल हुआ तो a वाज क्रिएटेड एज अ कॉपी ऑफ n1 एंड b वाज क्रिएटेड एज अ कॉपी ऑफ n2। तो लेटर ऑन उन कॉपीज को सम किया गया और उन कॉपीज का सम डिस्प्ले किया गया जो कि करेक्ट आया स्क्रीन के ऊपर। और जब कॉपीज डिस्ट्रॉय होगी बट ओरिजिनल वेरिएबल्स आर देयर बैक इन द मेन फंक्शन, जब आप मेन में वापस पहुंचे तो वो वापस आपको वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे आप उन्हें छोड़ के गए थे। सो लेट अस नाउ कॉल दिस फंक्शन ऑन डिफरेंट आर्गुमेंट्स, डिफरेंट आगे वैल्यूज इसके अंदर भेज के देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 100 और 200 भेजता हूँ एक दफ़ा मैं यहाँ पे 4 इंटू 5 और लेट्स सपोज n2 भेजता हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन सम को 3 दफ़ा कॉल कर रहा हूँ। पहले दफ़ा मैंने इसे n1 और n2 के साथ कॉल किया, 5 और 26 थे तो उनका सम 31 डिस्प्ले हुआ। दूसरी बार मैंने 100 और 200 के साथ कॉल किया, तो दूसरी बार जब फंक्शन कॉल हुआ, दूसरी बार जब a और b बने तो a के अंदर 100 गया, b के अंदर 200 गया, उनका सम कैलकुलेट हुआ 300, फंक्शन खत्म हुआ, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया। तीसरी बार जब फंक्शन कॉल किया तो उसमें मैंने 3 + 4 × 5 भेजा पहले आर्गुमेंट में, तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस आया है वो पहले होगी, तो दिस इज 23, ये जो नंबर है दिस इज 23 और ये है 26, उसका सम बेसिकली मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो उसका सम होगा इवेंचुअली 49, तो 23 चला जाएगा a में, 26 चला जाएगा b में, उनका सम कैलकुलेट होगा 49 और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो दीज आर 3 एग्जाम्पल कॉल्स टू दिस फंक्शन सम, एंड दिस अगेन real illustrates that concept of code
रीयूज, जो कि हमने अभी फंक्शन के टॉपिक के शुरू में बात की कि मैंने कोड सम फंक्शन का एक दफ़ा लिखा है, उसको मैं अपने प्रोग्राम में मल्टीपल दफ़ा यहाँ पे 3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी बड़े प्रोग्राम में हो सकता है मुझे ये वाला कोड, ये वाला फंक्शन 400-500 दफ़ा यूज़ करना पड़े, तो आई हैव रिटन दिस कोड वंस, एक दफ़ा की एफर्ट की है और उसको यूज़ मैं मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूँ। So that is the concept of code reuse. Write once and use as many times as you like in your program. So this was your first function which takes parameters. This was taking 2 parameters and displaying their, calculating and displaying their sum on the screen. वही चीज़ वो यहाँ पे भी ये डिस्प्ले वैल्यू का एक फंक्शन इसने लिखा है जिसके अंदर एक पैरामीटर नाम आ रहा है, जो पैरामीटर आ रहा है सिंपली उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो डिस्प्ले वैल्यू उसने फंक्शन की प्रोटोटाइप दे दी। हम भी अपने इस फंक्शन की प्रोटोटाइप फिलहाल तो हमने डिफाइन ही फंक्शन सम को मेन से पहले किया है। तो इफ़ यू वांट टू मूव दिस डेफिनेशन आफ्टर मेन, आप चाहते हैं मेन के बाद ये डेफिनेशन चली जाए, तो फिर आपको इसकी प्रोटोटाइप मेन से पहले लिखनी पड़ेगी। प्रोटोटाइप क्या है? वॉइड, जो कि रिटर्न टाइप है, सम फंक्शन का नाम, इंट ए पहला पैरामीटर, बी दूसरा पैरामीटर, एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं भूलना। तो दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप which enables us to move the definition of the function sum after the definition of main. तो हमारी फंक्शन की प्रोटोटाइप हमने पहले लिखी हुई थी, उसके साथ ही हम इसकी भी लिखते थे। तो इसका जो कि पैरामीटर कोई नहीं था, इसलिए एम्प्टी पेयर ऑफ पेरेंसीज हैं, इसके 2 पैरामीटर्स हैं, तो वो अपने यहाँ पे लिखें। अब फंक्शन प्रोटोटाइप्स के अंदर आप चाहें तो वेरिएबल नेम स्किप भी कर सकते हैं, और टिपिकली स्किप किए जाते हैं वेरिएबल नेम फंक्शन प्रोटोटाइप्स के अंदर नहीं लिखे जाते। तो इस प्रोटोटाइप को आप ऐसे लिखें। फिर ये फंक्शन सम है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, एंड इट टेक्स 2 इंटीजर्स, पहला पैरामीटर भी एक इंटीजर और दूसरा पैरामीटर भी एक इंटीजर है। और फिर जब डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन में फंक्शन के हेडर में ऑब्वियसली आपको डेटा टाइप के साथ साथ वेरिएबल्स के नाम भी लिखने पड़ेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखे। तो जिससे आप इसकी भी प्रोटोटाइप लिख के इसकी डेफिनेशन को मेन के बाद लिख सकते हैं। वही काम उसने यहाँ डिस्प्ले वैल्यू के फंक्शन के साथ भी किया है। यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप लिखी है, डिस्प्ले वैल्यू इंट सेमीकोलन, फिर यूज़ कर रहा है उसे मेन में, और एट द एंड इसकी डेफिनेशन उसने डिस्प्ले वैल्यू के फंक्शन की दे दी। यहाँ पे कम से कम उस फंक्शन को 4 दफ़ा कॉल कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, 5 के साथ 10, 2, 16, और हर बार उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। एक वार्निंग उसने दिया फंक्शन कॉल करते वक्त आपने यहाँ पे उसकी डेटा टाइप मेंशन नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपने जब इस तरह से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे n1 के साथ इंट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो वो गलत होगा। तो फंक्शन कॉल के अंदर डेटा टाइप्स नहीं लिखी जाएंगी, फंक्शन प्रोटोटाइप्स में लिखी जाएंगी डेटा टाइप्स, फंक्शन के हेडर में लिखी जाएंगी डेटा टाइप्स और साथ में वेरिएबल्स के नाम भी। लेकिन फंक्शन कॉल में आप सिर्फ उन आर्गुमेंट्स के नाम देंगे, उन वेरिएबल्स के नाम देंगे या एक्सप्रेशंस के नाम लिखेंगे जो कि आप भेज रहे हैं। यहाँ पे डेटा टाइप्स नहीं लिखेंगे। वो चीज़ उसने यहाँ वार्निंग के थ्रू इलस्ट्रेट की है कि फंक्शन कॉल करते वक्त आप यहाँ पे इंट एक्स नहीं लिखेंगे, सिंपल एक्स लिखेंगे। ये उसने एक सम का फंक्शन लिखा शो सम के नाम से, ये 3 वैल्यूज का सम कर रहा है। हमने जो फंक्शन लिखा था वो 2 का कर रहा था, तो 3 वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं और उसका सम करने के लिए शो सम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। शो सम का फंक्शन की प्रोटोटाइप ऊपर है और नीचे उसकी डेफिनेशन है, इसको भी देख लीजिएगा, खुद इंप्लीमेंट करके भी एक बार चला के देख लीजिएगा। फंक्शन की डेफिनेशन में, फंक्शन के हेडर में हमने भी बात की कि आपको हर बार वो डेटा टाइप का नाम रिपीट करना पड़ेगा। अगर इस तरह लिखते हैं तो दिस वुड बी एन एरर कि आपने कहा इंट num1, num2, num3, तो num2 की भी टाइप लिखनी पड़ेगी। बेशक वो इंट ही है लेकिन वो दोबारा से लिखनी पड़ेगी। num3 को भी दोबारा से इंट लिखना पड़ेगा, इस तरह से नहीं लिख सकते। वो चीज़ इलस्ट्रेट कर रहा है कि आर्गुमेंट्स की वैल्यूज पैरामीटर्स के अंदर जाती हैं। तो कॉल करते वक्त आर्गुमेंट वैल्यू 1 था, वो पैरामीटर num1 में गया, सेकंड आर्गुमेंट सेकंड पैरामीटर में गया, थर्ड आर्गुमेंट थर्ड पैरामीटर में गया। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इन वेरिएबल्स को जो फंक्शन कॉल करते वक्त भेजे जा रहे हैं दे आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स, और जिन वेरिएबल्स में रिसीव कर रहे हैं दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो फंक्शन से रिलेटेड ही एक और कॉन्सेप्ट को देखने के लिए सपोज मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ f1 के नाम से, विच इज टेकिंग एन इंटीजर वैल्यू, इसको वैल्यू कह देते हैं। स्टार्ट ऑफ f1 वैल को डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मैं वैल में 10 ऐड कर देता हूँ और एंड ऑफ f1 पे भी इसकी वैल्यू को दोबारा से डिस्प्ले कर लेते हैं।
तो पहले वैल्यू को डिस्प्ले किया, जो वैल्यू आई उसको डिस्प्ले किया, फिर उसके अंदर 10 ऐड किया और फिर उसको दोबारा से डिस्प्ले किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल n1 n2 बने हुए हैं, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। f1 को कॉल करता हूँ लेट्स सपोज n1 के साथ, और यहाँ पे मेन में इन मेन मैं फंक्शन की कॉल से पहले n1 को डिस्प्ले कर देता हूँ और वापस मेन में आके n1 को दोबारा से डिस्प्ले कर देता हूँ। लेट अस एग्जीक्यूट दिस। अब इसके आउटपुट पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे जब मेन शुरू हुआ तो दो वेरिएबल बने, मेन में n1 की वैल्यू डिस्प्ले हुई और पहली लाइन आउटपुट की नजर आई इन मेन 5, दैट n1 की वैल्यू 5 है वो डिस्प्ले हुई। फिर फंक्शन f1 कॉल हुआ, फंक्शन f1 ये है और n1 उसमें आर्गुमेंट के तौर पे भेजा गया। n1 आर्गुमेंट में गया, रिसीव हुआ पैरामीटर वैल में। नाउ सिंस n1 इज डिफरेंट फ्रॉम वैल, n1 इसका लोकल वेरिएबल है, वैल इसका लोकल वेरिएबल है। अब वैल जब यहाँ पे बना तो वैल के अंदर वैल्यू 5 गई, n1 में भी 5 है, वैल में भी 5 है। तो जब फंक्शन ने स्टार्ट ऑफ f1 पे वैल्यू को डिस्प्ले किया तो 5 ही डिस्प्ले हुआ। उसके बाद वैल्यू में 10 ऐड किया तो वैल्यू के अंदर 15 चला गया, और जब एंड ऑफ f1 पे वैल्यू डिस्प्ले किया तो वो 15 डिस्प्ले हुआ, जैसा कि यहाँ तीसरी लाइन में आप देख सकते हैं। दिस फंक्शन देन टर्मिनेट्स, फंक्शन टर्मिनेट हुआ तो वैल भी डिस्ट्रॉय हो गया, वैल इसका लोकल वेरिएबल था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होकर जब मेन में वापस गए तो ये वाली फंक्शन कॉल अभी कंप्लीट होकर वापस आई है, तो बैक इन मेन n1 के अंदर क्या वैल्यू नजर आएगी, n1 के अंदर अभी भी 5 ही नजर आए, बिकॉज वैल वाज क्रिएटेड एज अ कॉपी ऑफ n1। तो एनी चेंजेस मेड बाय दिस फंक्शन वर मेड इन द कॉपी वेरिएबल, नॉट द ओरिजिनल वेरिएबल। ये फंक्शन तो उस ओरिजिनल वेरिएबल को एक्सेस भी नहीं कर सकता, तो उसने जो भी चेंज की वो अपने लोकल वेरिएबल में की, लेकिन फंक्शन के साथ ही लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया। मेन में वो ओरिजिनल वेरिएबल स्टिल अपनी वैल्यू रिटेन कर रहा है, तो मेन में वापस आके जैसे कि लास्ट लाइन के आउटपुट में आप देख सकते हैं, आउटपुट इज स्टिल 5, वो चेंज नहीं हुई। तो दिस अगेन इलिस्ट्रेट्स दैट कॉन्सेप्ट कि जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं उसमें कोई पैरामीटर भेज रहे हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट n1 भेज रहे हैं जो कि पैरामीटर वैल में रिसीव हो रहा है, तो वैल में उसकी कॉपी जा रही है, n1 नहीं है, वो उसकी कॉपी है, और जो भी चेंजेस आप करेंगे उसको मॉडिफाई करेंगे उसकी कॉपी में चेंज आ रही होगी, ओरिजिनल वेरिएबल चेंज नहीं होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू, कि आप जब भी कोई फंक्शन कॉल करके कोई आर्गुमेंट किसी पैरामीटर में भेजते हैं तो दैट आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू। इसका मतलब है कि उसकी कॉपी जाती है उस वेरिएबल के अंदर, ओरिजिनल वेरिएबल नहीं जाता। तो एनी चेंजेस मेड टू द कॉपी आर नॉट सीन इन द ओरिजिनल वेरिएबल व्हेन यू कम बैक टू द मेन फंक्शन। यही चीज़ वो इस सेक्शन 6.5 में भी इलस्ट्रेट कर रहा है, पासिंग डेटा बाय वैल्यू के अंदर। इसको अगर पढ़ें कॉन्सेप्ट को, व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास्ड इनटू अ पैरामीटर ओनली अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट्स वैल्यू इज पास्ड, चेंजेस टू द पैरामीटर डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गुमेंट बिकॉज इट इज सिंपली अ कॉपी। तो कॉपी में जो भी चेंज करेंगे वो ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर नजर नहीं आएगी। यही एग्जाम्पल उसने यहाँ पे इलस्ट्रेट किए। चेंज में एक फंक्शन बनाया जो कि एक इंटीजर लेता है, उसको प्रोटाइप दी है, डेफिनेशन बाद में दी है। नंबर वेरिएबल एक बनाया 12, उसको डिस्प्ले कर रहा है, चेंज मी को कॉल करता है, चेंज मी का फंक्शन उसको 0 कर देता है, डिस्प्ले भी करता है, लेकिन उसको उसकी कॉपी को सिर्फ 0 करता है। तो वापस जब आप मेन में आएंगे तो उसकी वैल्यू आपको स्टिल 12 भी मिलेगी। तो फंक्शन कॉल करने से पहले वैल्यू 12 है, फंक्शन चेंज मी के अंदर वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन उससे लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है। बैक इन द मेन फंक्शन द वैल्यू ऑफ द नंबर इज अगेन स्टिल 12 बिकॉज द ओरिजिनल वेरिएबल नंबर वाज नेवर चेंज्ड। यहाँ पे जो भी चेंज हुई थी वो उसकी कॉपी में हुई थी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू। इस तरह से आप फंक्शन के अंदर डेटा बाय वैल्यू भेज सकते हैं। तो ओरिजिनल आर्गुमेंट अपनी मेमोरी लोकेशन में पड़ा है, उसका अपना बॉक्स है, जिस तरह हम बॉक्स के तौर पे विजुलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, और फंक्शन के पैरामीटर का जो वेरिएबल है वो मेमोरी में एक डिफरेंट जगह पर बनेगा। इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो n1 यहाँ पे मेन की मेमोरी स्पेस में अलहदा बना हुआ है और वैल अलहदा बनेगा। वैल बेशक n1 की कॉपी के तौर पे बनेगा पर इट इज़ अ सेपरेट वेरिएबल। So any changes made to that variable are not reflected back in the original argument, namely n1 in this case. और लेटर ऑन इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन को एक्सेस देना चाहें कि किस तरह से जो मैं आर्गुमेंट भेज रहा हूँ वो उसकी वैल्यू को तब्दील भी कर सके, तो उसका मेथड भी आगे जाके हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए वेरिएबल्स आर पास्ड बाय वैल्यू, दैट इज, और पास बाय वैल्यू में द की वर्ड इज कॉपी। जब भी आप कोई डेटा पास पे वैल्यू करके किसी फंक्शन में भेजेंगे तो उसकी कॉपी बनेगी, ओरिजिनल वेरिएबल इफेक्ट नहीं होगा उस फंक्शन की गई चेंजेस से। आज हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 6 के पहले 5 सेक्शंस पासिंग डेटा बाय वैल्यू तक कवर कर लिए। बाकी हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और बाकी के टॉपिक्स अगली बार पढ़ेंगे।